हे गाइस, नमस्कार। पहला प्रणाम। एक बार फिर से स्वागत है आपका आपके अपने चैनल देवभूमि करियर पॉइंट पर। आशा करता हूं आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, काफी अच्छी आपकी स्टडी चल रही होगी। तो दोस्तों, आज एग्जाम था मध्य प्रदेश पीसीएस प्रारंभिक परीक्षा का। तो इसका जो जीएस का पेपर आया था, उस पेपर को मैं सॉल्व करने वाला हूं। इस पेपर को देखते हुए आपको थोड़ा आइडिया मिल जाएगा कि लोक सेवा आयोग में जो पीसीएस की प्रारंभिक परीक्षा होती है, उसका पेपर कैसा आता है, जीएस का स्तर इसमें कैसा था। ये आपका निश्चित हेल्प करेगा जो आपका आने वाला एग्जाम है उत्तराखंड पीसीएस प्रारंभिक परीक्षा, जो कि 14 जुलाई 2024 को निर्धारित है। तो सभी लोगों से निवेदन है, इस वीडियो को अच्छे से देखें, और सभी लोगों से ये भी गुजारिश है, अगर किसी क्वेश्चन के आंसर में मुझसे त्रुटि होती है तो मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा, मैं उसको सही करके पिन कर दूंगा। बाकी जिनका एग्जाम अभी उत्तराखंड पीसीएस प्रारंभिक परीक्षा, उनके लिए करंट अफेयर्स के लिए बहुत मैसेज आते हैं मुझे व्हाट्सएप पे, टेलीग्राम पे, ईमेल पे। करंट अफेयर्स के लिए हमारे एक शानदार कोर्स है एप्लीकेशन स्टोर पे। 149 का लाइफ टाइम वैलिडिटी है इसमें। एक ही बार कोर्स लेना है और इसकी वैलिडिटी आपकी लाइफ टाइम रहेगी। इसमें हर महीने के उत्तराखंड करंट अफेयर्स और नेशनल इंटरनेशनल करंट अफेयर्स एमसीक्यूज को अपलोड किया जाता है, जिसमें आपको 1 जनवरी 2023 से लेकर अभी मई 2024 तक के सभी महीनों के करंट अफेयर्स उपलब्ध हो जाएंगे। बाकी जिनका एग्जाम है आबकारी सिपाही परिवहन सिपाही का 30 जून को, उनके लिए एप्लीकेशन स्टोर पर टेस्ट सीरीज है, आप लोग एनरोल कर सकते हैं। इसमें आपको मिलेंगे 15 फुल लेंथ प्रैक्टिस सेट्स, सेम लाइक पैटर्न पे यूके ट्रिपल एससी। ओके गाइस। बाकी देखिए, काफी लोगों के ये भी मैसेज आ रहे हैं कि उत्तराखंड पीसीएस प्रारंभिक परीक्षा के लिए जनरल स्टडी का पेपर, जिससे मेरिट डिसाइड होगी, 150 नंबर का जीएस का पेपर ही इंपॉर्टेंट है उत्तराखंड पीसीएस में। तो उसके लिए भी दोस्तों आपका टेस्ट सीरीज शुरू हो जाएगी। 1 जुलाई से 10 जुलाई तक ये टेस्ट सीरीज चलेगी। आज कल परसों में कोर्स अवेलेबल हो जाएगा एप्लीकेशन स्टोर पे, आप लोग इनरोल कर सकते हैं। तो चलिए आप सीधे पढ़ेंगे दोस्तों, आज का जो ये पेपर हुआ था एमपीपीसीएस का। एमपीपीसीएस मेरे पास सेट डी है। जीएस के इसमें एमपीपीसीएस में 100 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। दूसरा पेपर इसमें भी सी सेट का होता है, लाइक उत्तराखंड पीसीएस। तो जो जीएस वाला पोर्शन था, इसमें मध्य प्रदेश के जीके को अलग रखते हुए दोस्तों अन्य जो जीएस और करंट अफेयर के क्वेश्चन है उनको देखेंगे, और उनका संभावित आंसर मैं आपको यहाँ पे बताने वाला हूँ इस वीडियो में। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करना, शेयर करना ना भूलें। तो चलिए शुरू करेंगे दोस्तों। तो एमपीपीसीएस का ये पेपर जो था, मेरे को तो जो पेपर लगा, जीएस जो इसमें पूछी गई थी वो लगभग मॉडरेट लेवल की जीएस थी। हालांकि मैं बात करूं इस पेपर की तुलना में, उत्तराखंड पीसीएस का जो स्तर है थोड़ा आसान रहेगा। उत्तराखंड पीसीएस का जो जीएस पूछा जाता है डायरेक्ट एनसीईआरटी बेस्ड होता है। हालांकि करंट अफेयर्स थोड़ा उटपुटांग पूछ लिए जाते हैं, या कुछ 1-2 साल पुराने भी कभी कभी पूछ लिए जाते हैं, जिससे अभ्यर्थी काफी कंफ्यूज हो जाते हैं। अदरवाइज यूके पीएससी का जो पेपर पैटर्न है, जीएस का पैटर्न है, वो बोलूंगा कि क्वाइट इजी है। जो अदर स्टेट है जैसे कि उत्तर प्रदेश पीसीएस है, मध्य प्रदेश पीसीएस है, आरएएस है, इनके मुकाबले में अगर देखें तो थोड़ा यहाँ पे हमको आसानी होती है। और इस बार और अच्छी बात है दोस्तों, उत्तराखंड पीसीएस में आपके 100 क्वेश्चन जीएस के होंगे, करंट अफेयर्स के होंगे, प्लस 50 क्वेश्चन आपके मिलने वाले हैं टोटल उत्तराखंड जीके के। यानी कि 1/3 यहाँ पे मेंशन किया गया था इस बार नोटिफिकेशन में कि उत्तराखंड जीएस के क्वेश्चन ऐड किए जाएं। ओके। तो चलिए, ये तो ओवरऑल इन्फॉर्मेशन हो गई। क्लासेस कंटिन्यू आपको मिलेंगी, अब क्लासेस में बिल्कुल अवरोध नहीं होगा। तो चलिए शुरू करेंगे। मैं फिर बता दूं दोस्तों, ये मेरी अपनी संभावित आंसर की है। अगर किसी प्रश्न में त्रुटि होती है तो मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। आप लोग प्लीज कमेंट करिएगा, मैं उस क्वेश्चन को सही कर दूंगा, ठीक है। बाकी जो केवल जीएस के क्वेश्चन है और करंट अफेयर के क्वेश्चन है सीए के, उन्हीं को मैं लूंगा। मध्य प्रदेश जीके के क्वेश्चनों को मैं इसमें नहीं लेने वाला। तो चलिए शुरू करेंगे। पहला जो क्वेश्चन था उसको देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन था, देखिए, पंचायतों को सौंपी जा सकने वाली शक्तियों, अधिकार और जिम्मेदारियों की सूची किसमें दी गई है। तो देखिए, पंचायत का जो सूची है, पंचायत हमारे रिलेट करते हैं दोस्तों। ठीक है, अब यहाँ पे ये नहीं दिया, देखिए ग्राम पंचायत है या हमारी नगर पंचायत है। तो यहाँ पर देखिए 11वीं अनुसूची पंचायतों की बात हो रही, तो ये ग्राम पंचायत की ऑब्वियसली बात हो रही, तो 11वीं अनुसूची इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, देखिए, अटल बिहारी वाजपेयी सुशासन और नीति विश्लेषण संस्थान कहाँ स्थित है। तो अटल बिहारी वाजपेयी सुशासन और नीति विश्लेषण संस्थान आपको देखने को मिलेगा भोपाल में। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे। ठीक है, महाधिवक्ता से क्वेश्चन बना है, 1 मिनट थोड़ा स्क्रॉल करना। यस, ना ओके। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए, निम्न कथनों पर विचार कीजिए। कथन दिए गए भाई। पहला कथन बोलता है, कानूनी मामलों पर राज्य सरकार को सलाह देना महाधिवक्ता का कर्तव्य होगा। देखिए, कानूनी मामलों पर राज्य सरकार को सलाह देने का जो काम होता है दोस्तों,
वो महाधिवक्ता का होता है, ठीक है। दूसरा देखिए, महाधिवक्ता मंत्रिमंडल के प्रसाद पर्यंत पद पर बने रहेंगे। ये जो स्टेटमेंट है ये गलत हो जाएगी। केवल एक सही होगा इसमें। कानूनी मामलों पर लीगल एडवाइजर के तौर पे राज्य में जो चयन होता है वो एडवोकेट जनरल का होता है। उसका कर्तव्य ड्यूटी होती है एंड ये राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत पद पर बने रहता है, ठीक है। राज्यपाल होना चाहिए यहाँ पे, ना कि मंत्रिमंडल होना चाहिए, ठीक है। तो ऑप्शन ए इसका सही होगा। चलिए आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। इनमें से कौन सा कथन सही नहीं है? देखिए नहीं है पूछ रहा है इसमें, तो कौन सा कथन इसमें से सही नहीं होगा वो पूछ रहा है। तो देखिए फर्स्ट इसमें स्टेटमेंट है, मुख्य चुनाव आयुक्त और अन्य चुनाव आयुक्तों के बीच मतभेद की स्थिति में मामले का निर्णय विधि आयोग द्वारा किया जाता है, ठीक है। तो पहला ही जो स्टेटमेंट है, मुख्य चुनाव आयुक्त और अन्य चुनाव आयुक्तों के बीच मतभेद की स्थिति में मामले का निर्णय विधि आयोग द्वारा किया जाता है, ये गलत है भैया, ठीक है। ये बिल्कुल ही गलत स्टेटमेंट है, पहली ही गलत हो गई है, तो बाकी देखने की आवश्यकता है नहीं, बाकी सभी सही है इसमें। चलिए अगला क्वेश्चन है, संविधान में संशोधन के लिए कम से कम आधे राज्यों के विधानमंडलों द्वारा अनुसमर्थन की आवश्यकता होगी। देखिए बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत डिटेल वाला क्वेश्चन है। देखिए अगर संविधान में संशोधन करना है तो कम से कम आधे राज्यों के विधानमंडल जो होते हैं उनके समर्थन की आवश्यकता होती है। जब ऐसा संशोधन अनुच्छेद 279 क में कोई परिवर्तन करना चाहता है, इनके ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 279A में कोई परिवर्तन के लिए होगा ये, ठीक है। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। चलिए आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ, ठीक है। एक मिनट, ठीक है। कॉल आ गई थी तो बीच में मुझे सेशन रोकना पड़ा, सॉरी फॉर डिस्टर्ब। चलिए अगला क्वेश्चन था, देखिए निम्न में से किस मामले में भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने दोनों में संघर्ष की स्थिति में राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों पर मौलिक अधिकारों की व्यापकता की घोषणा की है? देखिए बहुत इंपॉर्टेंट ये वाद था भैया, अगर आपने अच्छे से वाद पढ़े हैं तो आपको याद होगा, मद्रास राज्य बनाम चंपकम दोराइजन 19 AIR 1951 ये मेंशन करता है, ठीक है। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है, सिक्स का हो जाएगा बी। मैं फिर से बोला दोस्तों, अगर किसी भी प्रश्न में मेरे से गलती होती है आंसर देने में तो मैं क्षमा प्रार्थी हूं, आप लोग उसको मेंशन कर देना कमेंट बॉक्स में और मैं सही उत्तर लिख कर पिन कर दूंगा। चलिए आगे बढ़ेंगे, निम्न में से कौन सा अनुच्छेद भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग के बारे में बताता है? तो कौन सा अनुच्छेद है बताइए जो कि भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग के बारे में बताता है? एक मिनट, कहाँ चले गया क्वेश्चन? ठीक है, सातवां क्वेश्चन था। तो आर्टिकल देखिए ये बहुत बार रिपीटेड क्वेश्चन है, ऑप्शन सी अनुच्छेद 61 में महाभियोग की बात की गई है राष्ट्रपति पर। आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 76 के अनुसार राष्ट्रपति उस व्यक्ति को भारत का महान्यायवादी नियुक्त करेगा। किस व्यक्ति को करेगा? इसके लिए एक जर्नल टर्म यहाँ पे मेंशन की गई ऑप्शंस में, आपको बताना है इनमें से कौन सी एक टर्म रिक्वायर्ड होती है फॉर द पोस्ट ऑफ अटॉर्नी जनरल। तो राइट आंसर है भाई, आर्टिकल 76 में ये बोला जाता है कि कम से कम ऐसा व्यक्ति जो सुप्रीम कोर्ट का न्यायाधीश नियुक्त होने के योग्य है वही भारत के महान्यायवादी पद पर नियुक्त किया जा सकता है, ऑप्शन सी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। के एम मुंशी किससे संबंधित थे? तो के एम मुंशी का संबंध था संविधान की प्रारूप समिति से, ऑप्शन बी ड्राफ्टिंग कमेटी राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन बी बिल्कुल सही उत्तर है इसका। अगला क्वेश्चन है, भारत के राष्ट्रपति किसकी सलाह पर अनुच्छेद 352 के तहत आपातकाल की घोषणा कर सकते हैं? तो 352 जो है भाई, आपातकाल की घोषणा जो होती है ये संघ मंत्रिमंडल की सलाह पर किया जाता है दोस्तों, तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, केंद्रीय मंत्रिमंडल जो होता है, ठीक है। ऑप्शन सी बिल्कुल सही उत्तर है इसका। चलिए आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। 2021-22 के अनुसार मध्य प्रदेश में क्षेत्रफल एवं उत्पादन की दृष्टि से अनाजों में गेहूं का कौन सा स्थान है? मध्य प्रदेश के कॉन्टेक्स्ट में क्वेश्चन है भाई, द्वितीय या प्रथम में से एक उत्तर होगा, ठीक है। इसको स्किप करिए, मध्य प्रदेश वाला क्वेश्चन फिर से मैं स्किप कर रहा हूँ। 12वां क्वेश्चन, 13वें क्वेश्चन पे आते हैं। देखिए रॉक फॉस्फेट का प्रयोग किसके उद्योग में किया जाता है? तो रॉक फॉस्फेट इज वेरी बोल सकते हैं कि यूज्ड एलिमेंट फॉर फर्टिलाइजर इंडस्ट्री, ठीक है। ऑप्शन बी हो जाएगा इसका, उर्वरक उद्योग में इसका प्रयोग होता है। चलिए आगे बढ़ेंगे, भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड भेल भोपाल, देखिए भेल एक हमारा हरिद्वार में भी है, BHEL, ठीक है। कंफ्यूज मत होना दोस्तों इसमें, BHEL की जो ब्रांचेज है बहुत सी जगह पे है देश में, तो एक भोपाल में भी है, और भोपाल वाले की स्थापना हुई थी रूस के सहयोग से, USSR।
ठीक है, इनमें से कौन सी सिंचाई परियोजना 4 राज्यों की भागीदारी है? तो ये हमारा भाई एमपी का क्वेश्चन है, मैं इसको नहीं कराऊंगा। 2011 की जनगणना के अनुसार किस जिले में नगरीय जनसंख्या सर्वाधिक है? तो ये भी मध्य प्रदेश, जीके का क्वेश्चन है। ठीक है, 17वें क्वेश्चन पे आते हैं। मध्य प्रदेश के दक्षिण पूर्वी भाग में अधिकांश वर्षा होती है, भाई ये भी हमारा एमपी जीके का ही क्वेश्चन है। 18वां क्वेश्चन भी एमपी जीके का है। 19वां क्वेश्चन भी एमपी जीके का है। 20वां क्वेश्चन भी एमपी जीके का है। हालांकि इसका मैं ऑप्शन ए सही उत्तर है, विंध्याचल जो विंध्यन स्कार्पलैंड का साउथर्न पार्ट है, तो साउथर्न पार्ट अमरकंटक पठार कहलाता है, प्लेट्यू ऑफ अमरकंटक। 21वें क्वेश्चन पे आते हैं। मनुष्य में गुणसूत्र की संख्या 21 होती है, ट्राइसोमी के कारण होने वाला जो विकार होता है इसमें, ठीक है, एक विकार हो जाता है जिसको बोलते हैं डाउन सिंड्रोम। ऑप्शन बी राइट आंसर है। नेक्स्ट देखिए, राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति 2017 ने स्वास्थ्य सुधार के लिए 7 प्राथमिकता वाले क्षेत्रों पर समन्वित कार्रवाई की पहचान की है। देखिए, करंट अफेयर्स इसमें थोड़ा पुराना पूछा गया भाई, उत्तराखंड पीसीएस में भी अगर ऐसा ही होता है तो बहुत बड़ी परीक्षा हो जाएगी सभी अभ्यर्थियों की। तो राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति जो आई थी 2017 में, इसमें 7 प्राथमिकता वाले क्षेत्र दिए गए थे। इनमें से देखिए, स्वच्छ भारत अभियान इसमें था, यात्री सुरक्षा भी इसमें था, निर्भया नारी भी इसमें था। ठीक है, अन्नपूर्णा योजना इसमें नहीं था, ऑप्शन डी हो जाएगा इसका, अन्नपूर्णा योजना। अन्नपूर्णा योजना, ठीक है, ऑप्शन डी। किस दाल का लगातार सेवन करने से लेथीइरिज्म रोग हो जाता है? तो लेथाइरिज्म रोग होता है भैया, खेसारी दाल होती है ना एक, इसका लगातार सेवन करने से होता है, ठीक है, ऑप्शन है। चलिए आगे बढ़ेंगे। ओजोन परत को किसमें मापा जाता है? एवरग्रीन क्वेश्चन, रिपीटेड क्वेश्चन, डॉप्सन इकाई में मापा जाता है, ऑप्शन बी। मनुष्य शरीर में ग्रीवा कशेरुकाओं की संख्या कितनी होती है? तो गर्दन की जो आ, कशेरुकाएं होती हैं, माफ कीजिएगा, कशेरुकाएं गर्दन में जो होती हैं, ये 7 होती हैं, ठीक है, ऑप्शन बी हो जाएगा इसका, 7 टोटल। चलिए आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए, क्वेश्चन कोई भी गलत हो दोस्तों तो आप लोग नेगेटिव कमेंट ना करें, बल्कि मेंशन करते क्वेश्चन को। मैं फिर बोल रहा हूँ, ये मैं अपने अनुभव से बना रहा हूँ आंसर की, तो कुछ गलती हो सकती है किसी क्वेश्चन में, संभावित है, तो मैं फिर बोल रहा हूँ, इसके लिए क्षमा प्रार्थी हूँ। और कमेंट बॉक्स में अगर आप कमेंट करेंगे उस क्वेश्चन को लेकर, तो मैं टॉप में पिन कर दूंगा सही उत्तर चेक करके। मंगल ग्रह भारत के लिए पहला अंतर्ग्रह मिशन जो था, कब वो लॉन्च किया गया था? तो मंगल मिशन, इस पे मूवी भी अक्षय कुमार की आपने देखा होगा, 2013 में लॉन्च हुआ था, ऑप्शन है। ठीक है, बहुत अच्छा क्वेश्चन। 2017 में इसरो के किस सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल के द्वारा एक फ्लाइट में 104 सैटेलाइट, देखिए 2017 का करंट अफेयर पूछ रहा है यार, 24 चल रहा है। लोक सेवा आयोग में जो एक्सपर्ट बैठे हुए हैं, पता नहीं क्या खा के पेपर बनाते हैं। 2017, अगर ऐसे क्वेश्चन यहाँ पे भी बनेंगे तो बड़ी परेशानी हो जाएगी। ये भाई बहुत पुराना क्वेश्चन है, 27वां क्वेश्चन। ठीक है, 2017 का ये क्वेश्चन है, जब मैंने चैनल भी लॉन्च नहीं किया था तब का क्वेश्चन बना दिया। देखिए, 27वां क्वेश्चन का डी होगा इसमें, PSLV C37 होना चाहिए इसका उत्तर, ऑप्शन डी। ये अनुमान वाला क्वेश्चन आंसर है मेरा, पता नहीं अब। एक जलीय पारिस्थितिकी तंत्र के तालाब में निम्न में से किस घटक का प्रतिनिधित्व कवक, जीवाणु और फ्लैटजेट्स के द्वारा किया जाता है? तो देखिए, कवक, जीवाणु और जो फ्लैजेलेट्स होते हैं, ये आपके आते हैं दोस्तों किसके अंतर्गत? राइट आंसर होगा इसका, ऑप्शन सी, अपघटक कहलाते हैं। ठीक है, भारत सरकार ने जल प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण अधिनियम कब पारित किया? देखिए, मैं जब भी आपको उत्तराखंड जीके टेस्ट देता हूँ, जीएस का टेस्ट देता हूँ, हिंदी का टेस्ट देता हूँ ग्रुप सी एग्जाम के लिए, मैं हमेशा बोलता हूँ भारत के जो अधिनियम है, जैसे जल प्रदूषण निवारण अधिनियम, वायु प्रदूषण वाला अधिनियम, वन संरक्षण अधिनियम, जितने भी अधिनियम है ये आपको अच्छे से याद होने चाहिए, क्योंकि हर एग्जाम में एक क्वेश्चन यहाँ से बनता है। तो जल प्रदूषण निवारण नियंत्रण अधिनियम आया था 1974 में, ऑप्शन डी। एसडीजी इंडिया इंडेक्स 2018 के अनुसार SDG 1, SDG 2 और SDG 9 क्या दर्शाते हैं? भाई देखिए, कितना अच्छा क्वेश्चन पूछा है। एसडीजी जो हमारे इंडिया इंडेक्स है, ठीक है, जो नीति आयोग के द्वारा आता है, एसडीजी इंडिया इंडेक्स, तो इसमें देखिए SDG 1, 2 और 9 क्या दर्शाते हैं? तो इनका जो राइट आंसर होगा, इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा, इनका जो मतलब है भाई, वो है भैया, देखिए, कोई गरीबी नहीं SDG 1 में, और SDG 2 कोई भुखमरी नहीं, और उद्योग, नवाचार और बुनियादी ढांचे से रिलेट करते हैं। ठीक है, ध्यान रखेंगे। तो ऑप्शन, कोई गरीबी नहीं, कोई भुखमरी नहीं, SDG 1 में है। उद्योग जो हमारा है SDG 2 में है, और SDG 9 में हमारा इनोवेशन और हमारा जो बुनियादी ढांचा है। ठीक है, ऑप्शन ए सही उत्तर है इसका। बहुत अच्छा क्वेश्चन। जीएस में बोल रहा हूँ, मॉडरेट जीएस पूछी थी यार, थोड़ा मतलब ठीक ठाक थी, बिना मेहनत के भैया ये नहीं हो सकता था पेपर। 31वां क्वेश्चन एमपी जीके का है, मैं नहीं कराऊंगा। शंकर राव पंडित, ये थोड़ा बहुत अखबार में इनके बारे में था, हाईलाइटेड था। तो जहां तक मेरा अनुमान है, इसका ख्याल गायकी, ठीक है, ख्याल गायकी एक गायकी का प्रकार होता है दोस्तों। ठीक है,
ये आपका फिर से एमपी जीके का क्वेश्चन है, ये एमपी जीके का क्वेश्चन है। 35वें क्वेश्चन पे आते हैं दोस्तों। 35वां क्वेश्चन भी दोस्तों ये भी आपका एमपी जीके से रिलेट करता है। 36वां क्वेश्चन भी एमपी जीके से ही है। 37वां भी मैं स्किप करूंगा, ठीक है। अब आ जाते हैं 38वें। 38वां भी भाई हमारा एमपी जीके है। 39वें क्वेश्चन पे आता हूँ, तो 39वें क्वेश्चन का आंसर बता सकता हूँ मैं आपको। नर्मदा नदी का सबसे पहले जो संदर्भ मिलता है, साहित्यिक संदर्भ, वो आपका अग्नि पुराण में मिलता है, ठीक है, ऑप्शन डी। किस ताम्र पाषाण युगीन स्थल को बरामीर का जन्म स्थल कहा जाता है? ये क्वेश्चन भी एक एग्जाम में पूछा गया पूर्व में, काई था, ऑप्शन बी। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 41वां। 2021-22 में भारत में दालों के उत्पादन में किस राज्य का प्रथम स्थान रहा? 21-22 पूछा है भाई। 21-22 में जहां तक है भाई, मध्य प्रदेश पहले स्थान पर था, ऑप्शन ए, ऑप्शन सी। निम्न में से भारत के कौन से दो राज्य देश के कुल कोयला निक्षेप का 50% से अधिक योगदान देते हैं? तो दो ऐसे स्टेट जो कोयला निक्षेप का 50% देते हैं, इसमें भाई पहला तो झारखंड हो जाएगा और दूसरा ओडिशा हो जाएगा। एक और तीन ऑप्शन बी में है, नो डाउट। निम्न युग्मों का मिलान कीजिए। देखिए कावेरी जो नदी निकलती है भाई, एक भी आपको पता था तो आपका काम बन जाता। देखिए कावेरी जो निकलती है ब्रह्मगिरी से निकलती है, यानी कि एक का हो गया दो। एक का दो कौन कौन से ऑप्शन में? केवल ऑप्शन सी में है। देखिए आपका काम बन गया एक ही से। एक ही नदी का भी उद्गम था, आपको तो पता है। देखिए हमेशा एग्जाम में ये यही होती है, स्मार्ट स्टडी और स्मार्ट अप्रोच। ज्यादा देखने की जरूरत ही नहीं है, एक देखो अगर मैच कर रहा है कोई ऑप्शन तो वहीं पे काम बन गया, बाकी तो देखने की जरूरत ही नहीं है। पहले का दो हमको पता था कंफर्म, और पहले का दो केवल ऑप्शन सी में ही है, बाकी ऑप्शनों में है ही नहीं। तो बिना देखिए आप इसको टिक कर सकते हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। देखिए 2021 के कॉन्टेक्स्ट में क्वेश्चन है, करंट अफेयर्स का। 2021 में पश्चिमी तट पे जो तूफान आया था भाई, तौकते तूफान था, अरब सागर में आया था, बहुत भयंकर तबाही मचाई थी इसने, तौकते। 2011 के अनुसार कौन से राज्य में जनसंख्या घनत्व सबसे कम रहा है? तो अरुणाचल प्रदेश में भाई सबसे कम पॉपुलेशन डेंसिटी थी, ऑप्शन बी। इनमें पर्वत चोटियों को ऊंचाई के आधार पर अवरोही क्रम में क्रमबद्ध कीजिए। अवरोही बोल रहा है, यानी कि बढ़ते से घटते, ठीक है, बढ़ते क्रम से घटते क्रम में लगाना है आपने, बढ़ते से घटते क्रम में। तो सबसे ऊंचा इनमें कौन सा हो जाएगा? देखिए सबसे ऊंचा पर्वत की मैं बात करूं तो दिए गए विकल्पों में सबसे ऊंचा पर्वत है अनाईमुडी। अनाईमुडी इज अप्रोक्स 26 प्लस है, तो 2600 मीटर से ऊपर है ये। 2695 के आसपास आई थिंक है ये, ठीक है। तो पहला तो ये हो जाएगा, तीसरा पहला आ जाएगा इसमें, तीन पहले में आ जाएगा। अब देखिए तीन जो है केवल ऑप्शन ए में है, पहला ही पर्वत केवल ऑप्शन ए में है, तो बाकी देखने की आवश्यकता ही नहीं है। तो ऐसे भाई स्मार्ट तरीके से काम करो एग्जाम में, ठीक है। तो ऑप्शन ही राइट आंसर हो जाएगा। तो पहला तीन, उसके बाद नंबर आता है भाई किसका? गुरु शिखर का, ठीक है। गुरु शिखर, गुरु शिखर की जो हाइट है लगभग 1700 कुछ मीटर की है ये, ठीक है। और महेंद्रगिरी की भी ज्यादा मुझे अनुमान है 1500 मीटर के आसपास है। पंचमढ़ी की मुझे पता नहीं है भाई कितनी है हाइट, लेकिन इनमें नीचे ही आएगा क्योंकि क्रम ही यही बन रहा है, तो ऑप्शन ही सही हो जाएगा। इनमें से कौन सा कथन सही नहीं है? एल नीनो एक समुद्री जलधारा जो पेरू के तट पर प्रकट होते हैं, सही है। एल नीनो भारत के मानसून को कमजोर करते हैं, बिल्कुल सही। इस बार जो व्यापक गर्मी पड़ गई है दोस्तों, पिछले वर्ष जो एल नीनो इफेक्ट हुआ था उसकी वजह से बारिश कम हुई, तभी आपने देखा होगा इस बार जो समर सीजन है इसमें टेम्परेचर कितना हाइक हुआ है बहुत से सिटीज में, बहुत से स्थलों में भारत के, खासकर नॉर्थ इंडिया में। तो ये एल नीनो का ही इफेक्ट था, ठीक है। एल नीनो घटना प्रतिवर्ष घटित होती है, ये गलत हो जाएगा भाई इसमें। एल नीनो की जो घटना है ये प्रत्येक वर्ष नहीं होती। ला नीना भारतीय मानसून को मजबूत करता है, बिल्कुल सही है। ए बी डी जो स्टेटमेंट है सही है, ऑप्शन सी गलत है, तो ऑप्शन सी ही इसका सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। 47वां। इनमें से कौन सा राज्य बॉक्साइट का सबसे बड़ा भंडार रखता है? देखिए भंडार पूछ रहा है, तो बॉक्साइट का सबसे बड़ा भंडार हो जाएगा ऑप्शन बी, ओडिशा। इनमें से कौन सी नदी सबसे लंबी है दिए गए विकल्पों में? तो दिए गए विकल्पों में सबसे लंबी नदी हो जाएगी नर्मदा, ठीक है, ऑप्शन सी, नर्मदा। कौन सा राज्य 2021-22 में भारत का सबसे बड़ा चावल उत्पादक राज्य रहा है? 21-22 में भाई पश्चिम बंगाल था, ठीक है। माछी भात खाते हैं ना पश्चिम बंगाल के लोग बहुत ज्यादा। 51वें क्वेश्चन पे आते हैं। 2024 में भारत के लोकपाल के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो राइट आंसर है श्री न्यायमूर्ति अजय माणिक राव खानविलकर, ठीक है। देखिए करंट का क्वेश्चन बना है, करंट अफेयर्स कितना महत्वपूर्ण है इसलिए। विश्व की पहली वैदिक घड़ी कहाँ पे स्थापित है? तो ये उज्जैन में स्थापित है भाई, ऑप्शन सी। जनवरी से मार्च 2024 में भारत इंग्लैंड के मध्य संपन्न 5 टेस्ट मैचों की श्रृंखला में भारत विजयी रहा। भारत ने इंग्लैंड को हराया था 4-1 से, सीरीज जीती थी, ऑप्शन बी हो जाएगा इसका, ठीक है, 4-1 से। देखिए इतना पुराना भी क्रिकेट लवर ही बता सकते हैं इसका आंसर। रानी दुर्गावती अन्न प्रोत्साहन योजना, भाई ये मध्य प्रदेश का क्वेश्चन है, मैं स्किप कर रहा हूँ। 55वें क्वेश्चन पे आते हैं। 2024 में भारत के राष्ट्रपति द्वारा किसे 12वें सदस्य के रूप में नामित किया गया राज्यसभा? देखिए भारत के राष्ट्रपति जो होते हैं प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, राज्यसभा में 12 मेंबरों को
मनोनीत कर सकता है, जो कि विभिन्न क्षेत्रों से होता है, कला, संस्कृति, अध्यापन, कहीं से भी हो सकता है, खेल खिलाड़ी कोई भी हो सकता है। तो 12वें सदस्य के रूप में मनोनीत किया गया इस बार राष्ट्रपति जी के द्वारा। इसका राइट आंसर सुधा मूर्ति जी, ठीक है, सुधा मूर्ति। सभी लोग जानते हैं इन्फोसिस के जो चेयरमैन उनकी वाइफ है सुधा मूर्ति जी। मध्य प्रदेश के पैरा कैनो खिलाड़ी, भाई ये मुझे पता है नहीं, मध्य प्रदेश का क्वेश्चन है। आगे बढ़ेंगे, ये भी मध्य प्रदेश का क्वेश्चन है भाई। 57वां 58 भी जो है मध्य प्रदेश से है। 59 पे आते हैं, देखिए स्टैटिक्स 2023 के अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार, जिसे गणित का नोबेल पुरस्कार भी कहा जाता है, उसके प्राप्तकर्ता कौन है? तो ये सांख्यिकी का अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार दिया गया। 59 का आंसर हो जाएगा भाई ऑप्शन सी, कल्यमपुड्डी राधाकृष्ण राव, ठीक है, के राधाकृष्ण राव, बहुत जगह आपको नाम दिखेगा, ऑप्शन सी। वर्ष 2024 में FIDE कैंडिडेट्स टूर्नामेंट जीतने वाले सबसे कम उम्र के खिलाड़ी बने डी गुकेश। भाई बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आने वाले एग्जाम में बनेगा ये, ठीक है। शतरंज शतरंज की प्रतियोगिता होती है ये वाली, जो यहाँ पे दी गई है, ठीक है। FID फिडे शतरंज की जो मानक संस्था है ना वैश्विक तौर पे, तो इसके द्वारा जो सबसे कम उम्र के खिलाड़ी बने इस बार जीतने वाले डी गुकेश, भारत के। ये भाई मध्य प्रदेश का क्वेश्चन है। 61 62 भी मध्य प्रदेश जी के। 63 पे आते हैं, देखिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन भाई, ये उत्तराखंड PCS या यूपी ट्रिपल एससी में बनेगा आने वाले समय में क्वेश्चन। नीति आयोग की जो SDG इंडिया इंडेक्स 2020 के अनुसार सूचकांक होता है ना, इसमें सतत विकास लक्ष्यों को राज्यों के प्रदर्शन की विभिन्न श्रेणियां कैसे परिभाषित की जाती हैं? बहुत अच्छा क्वेश्चन, मैं इसको बोलूंगा। एंड इसका राइट आंसर है भाई ऑप्शन बी, आकांक्षी जो जनपद होता है 0 से 49 के बीच होता है, प्रदर्शक का जो रेंज होती है 50 से 64 के बीच होती है, अग्रणी राज्यों की जो रेंज होती है वो आपका 65 से 99 के बीच होती है, अचीवर श्रेणी 100, ठीक है। तो ऑप्शन बी बिल्कुल सही उत्तर है इसका, बहुत अच्छा क्वेश्चन, जबरदस्त क्वेश्चन बनाया गया। वैधानिक तरलता अनुपात SLR, ठीक है, SLR की न्यूनतम सीमा क्या थी, जिसे भारत सरकार ने 2007 में संशोधित किया? तो संशोधित किया गया था, अमेंड किया गया था 2007 में, एंड ये थी उसमें 25%, ठीक है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होना चाहिए, 64 का 25%। वैधानिक तरलता अनुपात जो होता है ना दोस्तों, बैंकों के पास जो नकदी होती है सोने के रूप में, बॉन्ड के रूप में, या लिक्विड जो करेंसी होती है उसके रूप में, तो वो कम से कम 25% का था इसमें, ठीक है, न्यूनतम सीमा टोटल पूंजी का। सितंबर 2023 के अंत में सकल घरेलू उत्पाद GDP में बाह्य ऋण का अनुपात क्या था? तो ये थोड़ा डिफिकल्ट क्वेश्चन था भाई, और जहां तक मेरा अनुमान है, सितंबर 2023 के जो आंकड़े आए थे उसमें बाह्य ऋण का अनुपात लगभग 18.6% था। इसको आप चेक कर लेना एक बार। फिर ये मध्य प्रदेश का क्वेश्चन है भाई। 67 क्वेश्चन पे आ जाइए। पहला G20 शिखर सम्मेलन कहाँ और कब हुआ था? देखिए G20 इस बार भारत में आयोजित हुआ, इसलिए क्वेश्चन बना है भाई G20 से, स्वाभाविक है। पहला G20 सम्मेलन हुआ था 2008 में, अमेरिका की राजधानी वाशिंगटन DC में, ठीक है। ऑप्शन बी राइट आंसर है इसका। चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर ये मध्य प्रदेश सरकार वाला क्वेश्चन है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। समग्र शिक्षा अभियान में इनमें से किन योजना के एकीकरण से उभरा है? बहुत अच्छा क्वेश्चन बोलूंगा भाई। देखिए समग्र शिक्षा अभियान जो है, कौन सी योजनाएं हैं जिनका एकीकरण से उभरा है? तो इसका राइट आंसर होना चाहिए सर्व शिक्षा अभियान, राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान और शिक्षक शिक्षा है, ठीक है। ऑप्शन सी होगा मेरा जो अनुमानित आंसर है इसका। 70वें क्वेश्चन की तरफ आते हैं। फिर से मध्य प्रदेश जी का क्वेश्चन है, माफ कीजिएगा मध्य प्रदेश राज्य का क्वेश्चन है, मैं इसको छोड़ूंगा। केशव चंद्र सेन को ब्रह्म समाज का प्रधान आचार्य किसने नियुक्त किया? बहुत अच्छा क्वेश्चन, एंशियंट हिस्ट्री जो प्राचीन इतिहास है वहां से क्वेश्चन बना है ये, ठीक है। माफ कीजिएगा, जो हमारी मॉडर्न हिस्ट्री है वहां से क्वेश्चन बना है, आंदोलन वाला। तो केशव चंद्र सेन जी को जो हमारा प्रधान आचार्य नियुक्त किया गया था, इसका राइट आंसर होना चाहिए देवेंद्र नाथ ठाकुर, ठीक है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, देवेंद्र नाथ ठाकुर। गांधी जी ने किस आंदोलन के समय वेल्स के राजकुमार का बहिष्कार करने का आह्वान किया? वेल्स जो है पार्ट ऑफ इंग्लैंड, यूके जो हम बोलते हैं, यूनाइटेड किंगडम। तो वेल्स अपने आप में एक स्टेट था वहां पे, और उसके जो राजकुमार है इनका बॉयकॉट करने का जो आह्वान किया था गांधी जी ने, असहयोग आंदोलन के दरमियान किया था। ऑप्शन 20 का राइट आंसर हो जाएगा, असहयोग आंदोलन। मौर्यकालीन प्रशासनिक व्यवस्था में प्रदेष्टा किस विभाग से संबंधित है? तो प्रदेष्टा कहा जाता था, आपका राइट आंसर होना चाहिए इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी, न्याय विभाग, ठीक है, जुडिशरी डिपार्टमेंट। KM पनिक्कर ने किसके लिए कहा था कि वे आधुनिक भारत के सर्वप्रथम कूटनीतिज्ञ थे? देखिए KM पनिक्कर जी को अगर मैं लेता हूं उनके टाइम पीरियड को, तो उसके हिसाब से उन्होंने जो ये टाइटल दिया होगा ना, ये मेरा पूरा तुक्का आंसर है, इसको आप चेक कर लीजिएगा। पूरा मैं अपने अनुमान से उत्तर दे रहा हूँ। ऑप्शन है दादा भाई नेहरू जी, ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया के लिए आई थिंक ये स्टेटमेंट दी गई है।
बट फिर भी आप इसको प्लीज इस क्वेश्चन को चेक करना। मेरा उत्तर तो ऑप्शन ए होता है इस क्वेश्चन में। बांग्ला भाषा में रचित ऐतिहासिक उपन्यास दुर्गेश नंदिनी के लेखक का नाम कौन है? ये क्वेश्चन किसी एग्जाम में पूर्व में पूछा जा चुका है, यहाँ पे रिपीट हुआ है। दुर्गेश नंदिनी जो पुस्तक लिखी है ये बंकिम चंद्र चटर्जी जी की बुक है। ऑप्शन बी बिल्कुल सही उत्तर इसका, 75 का बी, बंकिम चंद्र चटर्जी। किस वेद में सभा और समिति को पृथक संस्थाओं के रूप में घोषित किया गया? ये क्वेश्चन यूके ट्रिपल एससी में भी पूछा गया था स्नातक स्तरीय एग्जाम में, या आई थिंक आर ओ आर प्री में या किसी में पूछा गया था, या हाल में उत्तराखंड लोक सेवा आयोग में। तो देखिए, सभा और समिति को अलग अलग संस्थाओं के रूप में घोषित किया है अथर्ववेद में, ठीक है, ऑप्शन सी हो जाएगा इसका, अथर्ववेद। क्षत्रिय वर्णों के उपनयन संस्कार में किस मंत्र के संपादन का प्रावधान था? तो देखिए, ब्राह्मण हो क्षत्रिय हो, जो उपनयन संस्कार होता है जिसको जनेऊ या यज्ञोपवीत संस्कार भी कहते हैं, जो कि 5 से 24 वर्ष के मध्य कराया जाना हिंदू शास्त्र विधि में बोला गया है, और इसमें जनेऊ धारण की जाती है, और एक व्यवस्था है प्राचीन काल से चली आ रही। इसमें मेनली होता है गायत्री मंत्र, ठीक है, गायत्री मंत्र जो कि हम जानते हैं, ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यम भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। तो जनेऊ करने के बाद, जनेऊ जिसका किया जाता है उसके कान में आचार्य या ब्राह्मण के द्वारा ये मंत्र फूका जाता था, ठीक है, गायत्री मंत्र। तो इसका संभावित उत्तर ऑप्शन बी होगा यहाँ पे। गुफा मंदिरों में सुप्रसिद्ध कैलाश मंदिर कहाँ स्थित है? तो कैलाश मंदिर हमेशा एग्जाम में क्वेश्चन बनता है, ये एलोरा की गुफाओं में है, ऑप्शन बी। इनमें से कौन सा वेद सबसे प्राचीन है? तो भाई रिपीटेड एवरग्रीन क्वेश्चन, ऋग्वेद जो है सबसे प्राचीन वेद है। अष्टांग योग के अंतर्गत किसे अंतरंग साधना कहा जाता है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है भाई, बहुत ही डिटेल वाला क्वेश्चन, डिफिकल्ट क्वेश्चन, डेप्थ में क्वेश्चन। राइट आंसर देखिए, अंतरंग साधना के अंतर्गत 3 चीजें आती है जिसमें एक धारणा भी है, ठीक है, तो धारणा इसमें है केवल, तो ऑप्शन डी होगा इसका। चलिए आगे बढ़ेंगे। भारतीय साहित्य में जनजातीय जीवन, ये भैया आपका एमपी जीके का क्वेश्चन है, ये एमपी जीके का क्वेश्चन है, एमपी जीके, एमपी जीके, एमपी जीके, ठीक है, ये भी एमपी जीके है, एमपी जीके, एमपी जीके, ठीक है। मध्य प्रदेश जीके का भाई मुझे कोई अनुमान नहीं है, इसलिए मुझे माफ कीजिएगा आप लोग। ये विंडो कोई और खुल गई है, माफ कीजिएगा, ठीक है। चलिए अब आते हैं 91 क्वेश्चन में। कंप्यूटर के क्वेश्चन आ गए भाई, अब कंप्यूटर के देखो। इमिटेशन गेम किसका मूल नाम था? तो इमिटेशन गेम जो था भाई, बहुत ही डिफिकल्ट क्वेश्चन पूछा गया है, द ट्यूरिंग टेस्ट होगा इसका राइट आंसर, ऑप्शन बी। ट्विटर के संस्थापक कौन है? देखिए, ट्विटर को अब खरीद लिया एलन मस्क ने, और एलन मस्क ने अब इसका नाम रख दिया भाई, ट्विटर नहीं है ये, इसका नाम जो है भाई अब रखा गया है एक्स, ऐसे सिंबल बन गया ना इसका एक्स, ठीक है, एक्स। तो एलन मस्क के खरीदने से पहले ये ट्विटर जो है इसके संस्थापक थे जैक डोर्सी, इन्होंने बनाया था इसको। चलिए आगे बढ़ेंगे। ई गवर्नेंस के 4 स्तंभ क्या है? बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन दोस्तों, अच्छे से याद रख लो, आने वाले किसी न किसी एग्जाम में क्वेश्चन आपका रिपीट होगा। ई गवर्नेंस के 4 पिलर, 4 पिलर ऑफ ई गवर्नेंस, एंड राइट आंसर जो है इस क्वेश्चन का वो हो जाएगा ऑप्शन ए, ठीक है, पीपल, ठीक है, प्रोसेस, एंड उसके बाद टेक्नोलॉजी, जो प्रौद्योगिकी होती है, टेक्नोलॉजी एंड रिसोर्सेज, संसाधन। लोग, प्रक्रिया, प्रौद्योगिकी और संसाधन ई गवर्नेंस के 4 स्तंभ हैं। कुरेंटली क्या है? देखिए कुरेंटली, कुरेंटली जो है भाई, मेरे हिसाब से जो इसका उत्तर होगा, सर्च इंजन होना चाहिए कुरेंटली। सोशल नेटवर्किंग साइट तो है नहीं, ब्लॉग नहीं है, इंटरनेट फोरम भी नहीं है, सर्च इंजन होना चाहिए कुरेंटली। यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम का केंद्रीय भाग कौन सा है? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन। तो यूनिक्स जो ओएस होता है, यूनिक ऑपरेटिंग सिस्टम, इसका सेंटर पार्ट जो कहलाता है, राइट आंसर होगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी, कर्नल, ठीक है। अगला देखिए, डैश डैश हमला भ्रामक ईमेल या टेक्स्ट संदेशों के रूप में आता है। देखिए, भ्रामक ईमेल जो है या टेक्स्ट संदेशों के रूप में आता है, जो आपसे सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करने या व्यक्तिगत जानकारी प्रकट करने के लिए कह सकता है, ठीक है। कोई भी जैसे भ्रामक ईमेल आता है, टेक्स्ट संदेश आता है जिसमें आपके लिंक आते हैं, और जैसे आप उस लिंक पे क्लिक करेंगे फिर वो आपको एक सॉफ्टवेयर इंस्टॉलिंग में ले जाता है, या सीधे आपके लिंक से कोई ना कोई ऐप एक्सेस हो जाती है। मोस्टली जो केस देखने को मिलता है फिशिंग के दौरान देखने को मिलता है, धोखे से किसी की जानकारी को चुरा लेना, ठीक है, धोखे से, यानी कि भेजा कुछ और होगा लिंक और आपका चोरी हो जाएगा, पैसे भी चोरी हो सकते हैं, डेटा भी चोरी हो सकता है।
तो फिशिंग कहीं ना कहीं इसका राइट आंसर होना चाहिए। ठीक है, काफी लोग स्पैमिंग भी बोलेंगे, बट स्पैमिंग केवल भ्रामक ईमेल से रिलेट करता है, बट की जानकारी ऐसे चोरने की बात नहीं होती उसमें। लेकिन फिशिंग में जो है सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करने की भी बात की जाती है। ठीक है, तो ऑप्शन सी होगा। उन पेशेवर और व्यावसायिक लोगों के लिए एक सोशल नेटवर्किंग साइट जो अन्य पेशेवरों से जुड़ना चाहते हैं। देखिए, ऐसे सोशल नेटवर्क जहां पे हम अन्य प्रोफेशनल लोगों से जुड़ना चाहते हैं, आज की डेट में सबसे पॉपुलर ऐसी जो हमारी एप्लीकेशन या नेटवर्किंग साइट है, लिंक्डइन। ठीक है, ऑप्शन डी हो जाएगा इसका, लिंक्डइन। डैश डैश आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की एक शाखा है। तो मशीन लर्निंग जो है भैया, ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की एक शाखा है। आगे बढ़ेंगे। इंटरनेट के क्षेत्र में W3C का अर्थ क्या है? देखिए, बहुत अच्छा क्वेश्चन भाई, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है, W3C बहुत ज्यादा प्रचलित है आज के दौर में। एंड यहाँ पर जो WC तो मतलब हो गया, W का मतलब इसमें है वर्ल्ड वाइड वेब। ठीक है, इंटरनेट के लिए जो यूज होता है, टिम बर्नर्स ली ने जिसको बनाया था WWW, उसको शॉर्ट कर दिया W3C का मतलब जो है यहाँ पे वर्ल्ड वाइड वेब कंसोर्टियम। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है। देखिए, एमपीईजी का अर्थ क्या है? तो एमपीईजी का फुल फॉर्म अगर हम देखते हैं तो ये हो जाता है ऑप्शन बी, मूविंग पिक्चर एक्सपर्ट्स ग्रुप। ठीक है, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, मूविंग पिक्चर एक्सपर्ट्स ग्रुप। ठीक है, तो ऑप्शन बी बिल्कुल सही उत्तर है इसका। तो भैया दोस्तों, ये था आज एमपीपीसीएस प्रारंभिक परीक्षा। ठीक है, अब बताइए, देखिए पेपर का जो लेवल था भाई, मैं बोलूंगा मॉडरेट जीएस थी, कुछ क्वेश्चन इजी भी थे। और ऐसा ही लगभग लगभग 19-20 पेपर आपको देखने को मिलेगा उत्तराखंड पीसीएस का। हालांकि थोड़ा स्तर उत्तराखंड पीसीएस का आसान रहता है। ठीक है, बाकी उत्तराखंड पीसीएस प्रारंभिक परीक्षा के लिए 10 जीएस के फुल एंड प्रैक्टिस सेट आपको 1 जुलाई से मिलेंगे। एप्लीकेशन स्टोर पे टेस्ट सीरीज शुरू हो जाएगी। कोर्स कल या परसों में लॉन्च हो जाएगा। और इसमें प्रत्येक दिन आपको 150 मार्क्स का जीएस का पेपर मिलेगा, सी सेट नहीं मिलेगा। केवल 10 पेपर जीएस के होंगे, जिसके बेस पे आपकी कट ऑफ बनेगी मेंस के लिए, क्योंकि सी सेट क्वालिफाइंग है केवल। इसके अलावा जिन लोगों का एग्जाम है आबकारी सिपाही परिवहन सिपाही का 30 जून वाला यूके ट्रिपल एससी, उनके लिए टेस्ट सीरीज एप्लीकेशन स्टोर पे चल रही है पहले से। इनरोल आप कर सकते हैं, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक भी है। उसके बाद बात करें दोस्तों करंट अफेयर्स, जिनका पीसीएस प्री एग्जाम है 14 जुलाई को, उनके लिए करंट अफेयर्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट, और साथ ही यूके ट्रिपल एससी, एसएससी, रेलवे, बैंकिंग, कोई भी एग्जाम की आप प्रिपरेशन कर रहे हो, नेशनल इंटरनेशनल करंट अफेयर और उत्तराखंड करंट अफेयर्स के मंथली एमसीक्यूज आपको इस कोर्स में मिलेंगे। और सबसे अच्छी बात, इस कोर्स को आपने केवल एक बार खरीदना है और इसकी वैलिडिटी लाइफ टाइम है। द बेस्ट जो रीजन है इस कोर्स को खरीदने का यही है कि लाइफ टाइम वैलिडिटी है इसमें। ठीक है, झंझट खत्म, हर महीने आपको यहाँ पे टेस्ट मिलते रहेंगे। बाकी दोस्तों, फिर से बोल रहा हूँ, इस वाले टेस्ट को जो मैंने सॉल्व करा है आज, एमपीपीसीएस प्रारंभिक परीक्षा का जो पेपर था जीएस वाला पोर्शन जो सॉल्व करा है, किसी भी क्वेश्चन में मुझसे अगर गलती हुई है तो मैं इसके लिए क्षमा प्रार्थी हूँ। आप लोग कमेंट बॉक्स में ऐसे प्रश्नों पर कमेंट जरूर कीजिएगा। बाकी आपको जल्दी मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जाने से पहले हमेशा की तरफ बोलना चाहूंगा यार, अपने जीवन में कम से कम एक पेड़ जरूर लगाएं। बरसात का टाइम आ रहा है दोस्तों, ये जरूर करें दोस्तों। इस बार टेम्परेचर आप सभी लोग देख ही रहे हैं कितनी ज्यादा मारामारी हुई है, और आने वाले भविष्य में और ज्यादा विकट स्थिति हो सकती है। तो इससे बचने का सबसे अच्छा उपाय है पेड़ लगाना अधिक से अधिक। तो अपने जीवन में एक पेड़ लगाएं और एक फैमिली मेंबर की तरह उस पेड़ की सेवा करें, उसको बड़ा करने में मदद करें। ठीक है, बाकी अधिक तो जितने भी लगा सकते हैं भाई, ये तो आपका एक बहुत महत्वपूर्ण योगदान होगा आने वाली जनरेशन के लिए भी और इस धरती के लिए भी। तो गाइस, थैंक यू फॉर वॉचिंग। जल्दी मुलाकात होगी नेक्स्ट सेशन में। अब लगातार क्लासेस आपको मिलेंगे, हर दिन कुछ ना कुछ नया मिलेगा। तो बने रहिए आपके अपने चैनल देवभूमि करियर पॉइंट के साथ। इसी उम्मीद में मिलेंगे जल्दी ही। जय हिंद, जय देवभूमि।